हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ट्रॉपिक हार्मोन से। तो ट्रॉपिक हार्मोन क्या होते हैं? देखो, जो सेकेंड वाली डेफिनेशन है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सक्रीट होगा, ठीक है, उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस के हार्मोन दिए हुए। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, यहाँ पे TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। ये हाइपोथैलेमस करता है ना, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। और इससे ये क्या करता है, TRH क्या करेगा फर्दर, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे TSH रिलीज करवाएगा, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, देखो यहाँ मेन बात क्या है कि जो ये पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी अपना स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड को देगी। यानी देखो मेन बात यहाँ पे क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, खुद भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जिसको वो आगे फर्दर ये ट्रांसफर कर रही है, ये जो हार्मोन है ये आगे फर्दर जो ट्रांसफर करेगा वो भी एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा। तो थायराइड क्या है, एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जो हार्मोन जो डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो TSH है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फर्दर थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा। देन थायराइड हार्मोन फर्दर यहाँ पे T3 एंड T4 रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन होगा, तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है CRH का, यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये सारे के सारे हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। देन ये पिट्यूटरी के हार्मोन है। उसके बाद टारगेट, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे CRH, तो CRH क्या है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। देन ये एक्ट कर रहा है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी क्या कर रही है, ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है। देन ये एक्ट करेगा एड्रीनल कोर्टेक्स पर। एड्रीनल कोर्टेक्स कहाँ होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है एड्रीनल, तो वो एड्रीनल कोर्टेक्स उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाकर ये एक्ट करेगा। देन एड्रीनल कोर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को एक तरह से सिक्रीट करना, इसका भी फंक्शन होता है फर्दर अपना। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स ट्रेवल टू टारगेट टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो भी हार्मोन्स रिलीज करती है वो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे उसको एक्ट करना टारगेट सेल के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जाकर अपना रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। अब देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट एक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन और ट्रोपिन, ठीक है, इजी है। एंडोक्राइन ग्लैंड सॉरी पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ऐसी उसके ऊपर एक्ट करेगी जो खुद में ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये मेन चीज़ है, यहाँ पे मेन डेफिनेशन यही है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। अब देखो ये यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर 5 तरह के सेल होते हैं, और वो 5 तरह के सेल क्या करते हैं, 7 तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, समझ आया। तो यहाँ पे पहला जो सेल है वो है सोमैटोट्रोफिस, जो GH यानी ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन एक ही नाम है, ठीक है ये। उसके बाद है थायरोट्रोफिस। थायरोट्रोफिस क्या करते हैं, GSH, अभी हमने देखा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन गोनेडोट्रोफिस क्या करते हैं, ये LH एंड FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फ्लोकुलेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन लैक्टोट्रोफिस क्या करते हैं, PRL यानी प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोडक्टिन का ही दूसरा नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्टिकोट्रोफिस। कोर्टिकोट्रोफिस क्या रिलीज करता है, ACTH, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 तरह के हार्मोन है, जो आखिरी हमारे पास है MSH, ये भी क्या करते हैं, कोर्टिकोट्रोफिस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हार्मोन्स की काउंट कराऊँ तो आपको एक बार, तो यहाँ पे 1, ये दोनों एक ही हार्मोन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तरह के हार्मोन हो गए, ठीक है। लेकिन ये 5 सेल सेक्रेट कर रहे हैं। तो अब हम डिटेल में एक एक डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 हमारे पास ये है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोफिस जो है ये क्या करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। देन ये क्या करता है, स्टिमुलेट द सेवरल टिश्यू टू सिक्रीट द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब जब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा, तो
तो ये आगे फर्दर ग्रोथ कराएगा, यानी ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जाएगा ऑलमोस्ट ये। नेक्स्ट हमारे पास है थायरोट्रोफिस। थायरोट्रोफिस का फंक्शन क्या होता है, यानी ये TSH हार्मोन रिलीज करता है, इसको हम थायरोट्रोपिन भी बोल देते हैं। देन ये क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड है उससे T3 एंड T4 रिलीज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गोनाडोट्रोफिस। गोनाडोट्रोफिस क्या करते हैं, दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। फर्स्ट है LH एंड FSH। ये एक्ट करते हैं गोनाड्स पर, फीमेल है तो ओवरीज, मेल है तो टेस्टिस, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर फीमेल है तो वहाँ पे oocytes कराएंगे, ठीक है, oocytes की मैचुरेशन कराएगी। देन अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक्टोट्रोफिस। अब लैक्टोट्रोफिस क्या होता है, लैक्टोट्रोफिस ये भी एक तरह के सेल है जो पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्टिन को सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है। व्हिच इनिशिएट द मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कराता है, प्रोलैक्टिन। देखो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की बात की गई है, रिलीजिंग की बात नहीं की गई। रिलीजिंग और प्रोडक्शन अलग अलग हार्मोन कराते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोफिस। अब कॉर्टिकोट्रोफिस क्या करते हैं, ये ACTH को सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है, यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है। इसको कॉर्टिकोट्रोफिन में हम बोल देते हैं, विच स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स सच एज कोर्टिसोल, ठीक है। और यानी ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोर्टिसोल। और उसके बाद और कुछ कॉर्टिकोट्रोफिस जो यानी कुछ ये क्या करते हैं, जो मेलानोसाइट्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है, वो भी सिक्रीट कराते हैं। आपका कलर जो डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोमैटोट्रोफिस रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो वो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिस रिलीज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोमैटोट्रोफिस आर द मोस्ट न्यूमरस सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सबसे ज्यादा सेल जो हैं वो सोमैटोट्रोफिस की है। अब देखो सोमैटोट्रोफिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पिट्यूटरी होती है ना, पिट्यूटरी ना मटर के दाने जितनी होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल। अब देखो वो इतने सारे फंक्शन शो करती है, आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज promote the synthesis and secretion of small proteins hormone called insulin like growth factors and somatomediate। तो यहाँ पे सिक्रीशन करती है, सिंथेसिस करती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का। इंसुलिन पता है आपको कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे उसकी बॉडी के लिए, ठीक है। इंसुलिन से क्या होता है, इंसुलिन का फंक्शन बस इतना ही होता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में नहीं घूमने देना, वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर स्टोर करवा देती है इंसुलिन, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है इंसुलिन का। और जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो लीवर, स्केलेटल मसल्स हो गया, आपकी कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, टिश्यू हो गया, यहाँ पर जाकर ये अपना रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस है, ये काम कैसे करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। फर्स्ट जो होता है इनिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ से याद रखना, अगर इनिबिट यानी इनिबिट करना है, नेगेटिव फीडबैक जा रही है तो इनिबिट होगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक जा रही है, टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक करता है, रिलीज करता है हार्मोन को। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आएगा कि अगर हार्मोन ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो वो नेगेटिव फीडबैक भेज देगा, तो हार्मोन सिक्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है, डक्ट यहीं से हो जाएगा। इसको आगे फर्दर कुछ सिग्नल शो भी नहीं करना पड़ेगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो हाइपोथैलेमस खुद ही उसको स्टॉप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है यानी बॉडी के अंदर अब नीड है ग्रोथ हार्मोन की, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब हाइपोथैलेमस GHRH रिलीज करता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो एंटीरियर लोब होता है उसको सिग्नल भेजता है। अब यहाँ पे एंटीरियर लोब क्या करता है, GH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे जाएगा, अब फर्दर जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये लीवर में, मैंने आपको बताया था लीवर में, स्केलेटल मसल्स, फर्दर हर एक टिश्यू में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह ग्रोथ चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे स्मैटोस्टेटिन। स्मैटोस्टेटिन क्या होता है, यानी जब स्टिमुलेट होता है हार्मोन, स्टिमुलेट करने वाला, सॉरी स्टिमुलेट नहीं,
स्टिमुलेट, स्टैटिन मतलब होता है रोकना, इनिबिट करना, तो ये इनिबिट से रिलेटेड है, यहाँ से इनिबिट से रिलेटेड है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। और स्मैटोस्टैटिन और यहाँ पे स्मैटोट्रोपिन जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल IGF है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, तो ये इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर को हम स्मैटोमीडिएट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है IGF का, तो IGF का फंक्शन काफ़ी सारे होते हैं। अब सिंपल है, IGF क्या करता है, ग्रोथ कराता है। अब ग्रोथ कराएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। सेल के अंदर अमीनो एसिड का अपटेक कर बढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद यानी सेल्स की सिंथेसिस करेगा, सेल्स प्रोडक्शन एक्सक्लेरेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक है। एंड दीज ऑल्सो डिक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो बताओ क्या हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, नहीं ना। तो यहाँ पे जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन है उसको भी डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो प्रोटीन टूटेंगे नहीं तो बॉडी की बिल्डअप बॉडी अच्छी बिल्डअप होगी, ठीक है, अच्छी सेहत बनेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अगर इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द स्केलेटल एंड स्केलेटल मसल ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड टीनेजर्स, सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो कंट्रोल कौन करता है ग्रोथ हार्मोन को, सिंपल है, देखो स्मैटोट्रोफिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, स्मैटोट्रोफिस इन द एंटीरियर पिट्यूटरी हमने पढ़ा था। स्मैटोट्रोफिक सेल थे हम एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहे थे। देन रिलीज द ब्रेस्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एवरी फ्यू आवर्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सो रहे होते हो ना तो जब आप सोते हो ना तब होता है ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल भी चलता रहता है वैसे तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मैटोट्रोफिस क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। उसके बाद दिस secretory एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन। मैंने दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में आपको बताया था, एक था GHIH और दूसरा क्या था GHRH, यानी इनिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो ये इनिबिट कर देगा, अगर कम हो गया तो ये रिलीज करने का इसको सिग्नल देगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया और ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन हो गया। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट द सेक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और जो इनिबिट वाले होते हैं सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप जो सप्रेस करते हैं उसको हम स्मैटोस्टैटिन भी मैंने आपको पहले बताया था, पिछले पेज पे मैंने बताया था ना, स्मैटोस्टैटिन जो होता है ये सप्रेस यानी इनिबिटिंग हार्मोन को हम स्मैटोस्टैटिन बोलते हैं। स्टैटिन का मतलब क्या होता है, स्टैटिन का मतलब होता है स्टॉप कर देने किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये कौन करता है, थायरोट्रोफिस। सो जो थायरोट्रोफिस सेल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं एंड इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ टू थायराइड हार्मोन्स। फर्स्ट हमारे पास है T3 एंड T4। T3 को हम T3 क्यों बोल रहे हैं, इसकी पूरी सिंथेसिस भी है, ठीक है, ट्राई आइडोथायोनिन, और 4 है अगर तो उसका क्या बोलेंगे हम, टेट्रा आइडोथायोनिन, इसको हम थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम हो गए, ध्यान रखना। आप ये टेस्ट भी जब कराते हो ना तब भी यहाँ पे T3 T4, अगर अपने घर में किसी ने भी टेस्ट कराया हो थायराइड का तो वहाँ पे T3 T4 और यहाँ पे इनके नाम भी लिखे होते हैं सारे, ठीक है। तो एक बार देखना कभी आप। तो पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं कि T3 और T4 की सिंथेसिस कैसे होती है। अब देखो आपको पता है हाइपोथैलेमस ने क्या किया था, ये फॉर एग्जांपल मैं TH से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH को रिलीज करेगा। देन ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी TSH को रिलीज करेगी, इतना याद रखना। उसके बाद ये TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पास जाकर क्या करता है, थायराइड से T3 और T4 बनवाता है। अब ये T3 और T4 थायराइड ग्लैंड बना कैसे रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, ये थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप का होता है ऐसे, ठीक है। और अभी आप किसी इंसान को सामने से देख रहे हो ना तो ऐसे दिखेगा वो, ठीक है। और पीछे क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम आगे जो इंसान जैसे खड़ा है सामने किसी इंसान को देख रहे हो, ठीक है, जब आप इंसान को फ्रंट से देखते हो ना तो आपको फ्रंट से ऐसा कुछ दिखाई देता है हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे
तो अगर हम बात करें पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे इस तरह की कुछ, यहाँ पे ल्यूमिन हो गया, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे फ्लावर शेप सेल होते हैं। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूँ ना, तो यहाँ पे ये बीच में क्या होता है, ऐसे फ्लावर शेप जैसा होता है पूरा, ठीक है। तो बीच में क्या है, ल्यूमिन, ल्यूमिन है। और इसको, इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल। और जो इसका सिंगल, ये सिंगल सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस है, इसको हम ल्यूमिन बोल रहे हैं, ठीक है। उसके साइड में जो सेल है छोटे छोटे, इसको हम फॉलिक्यूलर सेल बोल रहे हैं। और ये पूरा सेल को मिला के हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल, ठीक है। समझ आया। अब यहाँ पे बात क्या है, मैं सिंपल आपको बता देती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये ल्यूमिन है, फॉर एग्जाम्पल ये ल्यूमिन है, और मैं यहाँ पे एक छोटा सी सेल बना देती हूँ, यहाँ पे एक सिंगल सेल ये वाला, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कैपिलरीज है छोटी छोटी जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब आपकी जो T3 T4 है, इसको बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। आपके नमक में आयोडीन है, वही वाला आपको ऐड याद आ गई होगी ना। तो आयोडीन आपके नमक में है। आयोडीन मिलता किस किस से है, एक तो सोल्ट जो आयोडीन वाला नमक होता है, ठीक है, उससे मिलता है। और दूसरा होता है कि आयोडीन प्याज से मिल जाता है, और फ्रूट्स आप खाते हो उससे भी आयोडीन मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे होते हैं ऐसे आयोडीन के सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अब आपने आयोडीन वाली कोई चीज़ खा ली, फॉर एग्जाम्पल आपने प्याज खा लिया, ठीक है, आपने खाया ऑनियन, ठीक है, ऑनियन खाया, ऑनियन ने आयोडीन बनाया, सॉरी आयोडीन दिया आपकी बॉडी को, तो आयोडीन आ गया ब्लड के अंदर। अब आयोडीन जो आएगा ना, I2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, आयोडीन 2 के फॉर्म में आएगा। अब आयोडीन क्या होता है, आयोडीन ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अगर इस आयोडीन को अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में जाना पड़ेगा पहले, यानी आई में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अंदर जाने के लिए देखो ध्यान से देखना, अभी अभी ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर से बाहर आएगा तो इसको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आई में कन्वर्ट होना पड़ेगा, सिंपल। पहले I2 में था, अब आई में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो I2 जो फॉर्म होती है ना, इसको हम आयोडीन बोल देते हैं, ठीक है, आयोडीन हो गई। अगर ये सिंगल आई रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडाइड। तो आयोडाइड जो है इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अभी आयोडाइड जो है ये अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, इस फॉलिक्यूल सेल के अंदर, फॉलिक्यूल जो सेल है इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा आयोडाइड, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयोडाइड आ चुका है अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो अपना सेल है, फ्लोक्यूलर सेल है, फ्लोक्यूलर सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपना न्यूक्लियस भी होगा। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए आरएनए फिर प्रोटीन, ठीक है। आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब यहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन बनेगा, देखो इस प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, थायरोग्लोबुलिन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रोटीन बना, मैं इसको बाहर बना के दिखा देती हूँ। ये आपका यहाँ पे प्रोटीन बन गया जिसको हम बोल रहे हैं थायरोग्लोबुलिन। अब इस प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल है, ग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे अभी बन गया, ठीक है। तो अभी अंदर बन रहा है, याद रखना, ये मैंने बाहर वैसे निकाल दिए, अंदर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे बन रहा है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास आयोडाइड भी तैयार है, और अपना जो प्रोटीन था वो भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अपना प्रोटीन भी यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे आयोडाइड भी तैयार है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगी। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इस प्रोटीन को जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रोटीन को इस सेल यहाँ पे जाना है, यानी एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ पे आ गया, ल्यूमिन के अंदर आ गया, ये ल्यूमिन था आपका, अभी एंडोसाइटोसिस के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जो आयोडाइड जो यहाँ पे था, ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इसके रिसेप्टर्स एक तरह से ट्रांसपोर्टर आप बोलो, रिसेप्टर टाइप नहीं, ट्रांसपोर्टर। तो उस ट्रांसपोर्टर का नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं पेंड्रिन
ट्रांसपोर्टर, पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर, क्या बोलते हैं इसको, पेंड्रीन, ड्रीन, ठीक है, पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है ये आयोडाइड को अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ तैयार है, सारा रॉ मटेरियल आ चुका है अंदर। अब यहाँ पे चलेगी एक तरह से आप बोल सकते हो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन भी यहाँ पे होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ अंदर आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, खिचमिच हो गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा ल्यूमेन को बड़ा कर लिया, ये ल्यूमेन था, मैंने इसको यहाँ बड़ा कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आयोडाइड था अंदर, और ये आपके पास अंदर प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन भी है, आयोडाइड भी है। अब यहाँ पे चलेगी रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ल्यूमेन में सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आयोडाइड के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडीन, दोबारा आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। ये आयोडीन के फॉर्म में लगेगा वैसे तो, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अंदर बना है, बाहर तो वैसे मैंने बता दिया आपको, थोड़ा स्पेस बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे बन गया आयोडीन दोबारा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोटीन था, ये कौन सा प्रोटीन हमारे पास आया था, ये अभी ल्यूमिन में बात चल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे अभी जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये ल्यूमिन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास थायरोग्लोबिन प्रोटीन था, ये थायरोग्लोबिन प्रोटीन बहुत लंबा बन दिया यहाँ पे, ठीक है, वैसे लंबाई प्रोटीन लंबी होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टायरोसिन लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक तरह से टायरोसिन लगा होता है। टीटी जो है ये कम से कम 120 के आसपास होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आयोडीनेशन हुई थी, यानी आयोडीनेशन क्या होता है, आयोडीनेशन क्या होता है कि जब आयोडीन आकर लग जाता है, ठीक है, रिएक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन आके यहाँ पे रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास क्या था, टायरोसिन जो था, टायरोसिन के ऊपर आके क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा। अब यहाँ पे आयोडीन दो तरह से लगती है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आयोडीन एक टी के ऊपर एक आई भी लगा है, एक टी के ऊपर दो आई भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो एक टी के ऊपर एक आई लगा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो आयोडो, ये थायरोनिन है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देती हूँ उसको, ये जो है यहाँ पे थायरोनिन है, ठीक है, थायरोनिन है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, MIT, याद रखना MIT। अगर यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ठीक है, तो यानी DI यानी डाई आइडो टायरोनिन, ठीक है, डाई आइडो टायरोनिन, बस मोनो की जगह डाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, MIT और DIT, ये सॉरी ये MIT है, ये DIT है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका MIT यानी मोनो आइडो टायरोनिन, और ये है आपके पास DIT। अब देखो यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे चलती है कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, जो आपकी टायरोसिन थी, टायरोसिन क्या करता है, दो टी मिले, दो टी, देखो यहाँ पे अब देखो आपने जो मैंने बताया, मैं आपको एक बार यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो गई है। जो अगर टी के ऊपर आई लगा हुआ है, टी के ऊपर दो आई लगे हुए हैं, दो कंडीशन है। अब यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है ये, या जो टी के ऊपर आई, ऐसे नहीं हो कि रेगुलर चल रहे हैं, यानी टी के ऊपर आई एक भी हो सकता है, टी के ऊपर आई दो भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं, T2 वाले आयोडीन वाले दो आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लगा हो सकता है, यहाँ पे भी लगा हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अब जब कपलिंग रिएक्शन होगी तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, आयोडीन के जो ये वाले हैं उनको यहाँ पे आयोडीन 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी आयोडीन यहाँ पे जब कपलिंग रिएक्शन में 4 आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, T3, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे 3 आ रहे हैं, दो कंडीशन तो बन सकती है। अगर DIT मिल जाए, DIT मिल जाए तो टेट्रा आयोडो थायरोडिन बनेगा, ठीक है। अगर DIT और MIT मिल जाए तो T3 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, यहाँ पे बहुत इजी से कंसेप्ट था। अब आपको समझ आ गया कि T3 और T4 कैसे बनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट T3 है। अगर T4 को अपना काम शो करना है ना, अपना फंक्शन शो करना है, तो उसको T3 में पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये तो इनएक्टिव हुआ ना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इसको फंक्शन शो करना है तो उसको पहले T3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन ये अपना एक्शन शो कर सकता है आगे, ठीक है।
देन ये अपना एक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? सो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको T3 T4 कैसे बनता है। तो सिंथेसिस और एक तरह से हमने देखा सेक्रेट कैसे हुआ। सेक्रेशन तो भी नहीं देखा हमने, लेकिन सिंथेसिस। अब सेक्रेशन भी इजी है यार। देखो जब ल्यूमिन में बन जाता है ना, तो उसको ल्यूमिन में क्या होता है, देखो ल्यूमिन में हम बोलते हैं कि थायराइड जो हार्मोन होता है कम से कम वो 100 दिन तक स्टोर रहता है ल्यूमिन के अंदर। ठीक है, यानी कि ऐसा हार्मोन है जो अपने बन के ल्यूमिन के अंदर स्टोर रहेगा, कम से कम 100 दिन तक स्टोर रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब ल्यूमिन को अपना ल्यूमिन से जब इंसुलिन बाहर निकलता है, सॉरी इंसुलिन नहीं, आयोडीन जब बाहर निकलता है, थायराइड हार्मोन जब बाहर निकलता है, तो वो पहले फ्लोक्यूलर सेल में आता है। ठीक है, जो साइड में बटरफ्लाई जैसे ये फ्लावर थे ना, फ्लावर टाइप बना हुआ था, जैसे ये ल्यूमिन है, ल्यूमिन के अंदर आपका हार्मोन बन गया। अब पहले इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब अगर बॉडी में ज़रूरत है तो आएगा, नहीं तो यहीं पे स्टोर रहेगा ये। ठीक है, तो लगभग 100 दिन तक स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद तो वही है, इसको मैंने बहुत बार रिपीट किया है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने TRH रिलीज किया, उसके बाद तो वही है TSH रिलीज किया, एंटी देन थायराइड हार्मोन, देन उसके बाद जो भी नेगेटिव फीडबैक जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना मतलब कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।